नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सब चल रही होगी। क्यों सब ठीक ठाक है? स्वागत सारे लोगों का। अर्चना जी, पवन जी, शोभित जी, सरता जी, रेणु जी, अभय जी, बहुत बहुत स्वागत सारे लोगों का। चलिए, आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लगातार आप लोग अपनी तैयारी को खूब ठोस करते चले जा रहे होंगे और इतना समय पर्याप्त आप लोग को मिल रहा है कि आप लोग कई बार निश्चित रूप से अपने नोट्स को रिवाइज भी करते चले जा रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस 15 नंबर प्रश्न तक बात किया हुआ था। हर्षवर्धन से जुड़ी हुई तमाम सारी जो बातें थी, हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ कुछ साम्राज्य विस्तार, प्रशासन से संबंधित आज के हमारे इस क्लास में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और तमाम सारी बातें नई जो जानने को मिलेंगी। हमेशा से कहता हूं, निश्चित रूप से नोट होते रहना चाहिए। एक क्लास कल हम लोग जो गुप्तोत्तर काल पे अंतिम क्लास करेंगे, कल जो अंतिम एक क्लास करेंगे गुप्तोत्तर काल पे, उसमें हम लोग गुप्तोत्तर काल के जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति रही, ध्यान से समझेंगे, गुप्तोत्तर काल में जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति रही उस पर एक अंतिम क्लास हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास की करेंगे, व्याख्यात्मक, गुप्तोत्तर काल से संबंधित। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल बारी बारी से पूर्व मध्यकाल के ऐसे ही टॉपिक्स को उठाते जाएंगे और लगातार यह हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी। तो गुप्तोत्तर काल को लेकर के कल हमारी अंतिम प्रश्नोत्तर अभ्यास की यह क्लास होगी। उसके बाद पूर्व मध्यकाल पे हम लोग प्रवेश करेंगे। शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। लिखा हुआ है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिंध विजय के क्रम में हर्ष ने समुद्रगुप्त की धर्म विजय नीति का अनुसरण किया था। एहोल अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन की हार का कारण हस्ती सेना थी। चीनी ग्रंथ फेंग चीह और शेख या फेंग चे से हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा अभिलेख का प्रकाशन हर्षवर्धन ने कन्नौज में किया था। कौन सा सही गलत होगा बताएंगे। इन सब पे हमने ऊपर के प्रश्नों में बात कर लिया हुआ है। एक दो नई बातों की जानकारी आपको इस प्रश्न के माध्यम से मिलने वाली है। पहले आप अपनी ओर से उत्तर कर ले। जी अभय जी, बिल्कुल। रेणु जी भी आपका उत्तर आ रहा है। सारे लोग उत्तर करेंगे जरा। इसमें लिखा हुआ है कि सिंध विजय के क्रम में हर्ष ने समुद्रगुप्त की धर्म विजय का नीति का अनुसरण किया हुआ था। क्या इस विषय में आपको जानकारी है? क्या ऐसी बात हुई थी? क्या समुद्रगुप्त की कुछ नीतियों का अनुपालन किया जा रहा है हर्षवर्धन के द्वारा? मुझे लगता है कि शायद इस बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखें इस बात को। ये जो पहला विकल्प है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वेनसांग जो है, इस पहले विकल्प पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। वेनसांग क्या कहता है? वेनसांग कहता है कि यह जो सिंध का क्षेत्र था, पड़ोस में ही मतिपुर का क्षेत्र था, यहां पे जो राजा थे वह शूद्र वर्ण के थे, एक बात। दूसरी बात, यहां के जो राजा शूद्र वर्ण के हैं वह बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा हैं। इसी क्रम में वेनसांग कहता है कि हर्षवर्धन जो है, वेनसांग ये सारी जानकारी दे रहा है। वेनसांग कहता है कि हर्षवर्धन सिंध की विजय करता है, सिंध विजय करता है और वल्लभी युद्ध के बाद करता है। सिंध विजय के क्रम में हर्षवर्धन ने समुद्रगुप्त की धर्म विजय नीति का अनुसरण किया था। धर्म विजय की नीति क्या है? तो भाई आपको याद होगा कि जब हम लोग समुद्रगुप्त की विजयों की बात करते हैं तो दक्षिणापथ के संदर्भ में समुद्रगुप्त ने धर्म विजय की नीति अपनाई हुई थी। यह नीति क्या थी? इस नीति के अंतर्गत
करद बनाना, भेंट उपहार आदि लेना और उनको उनका राज्य करने के लिए छोड़ देना, यही बात थी। हर्षवर्धन कुछ ऐसा ही कार्य सिंध के संदर्भ में करता है। भेंट उपहार पराजित करना, सिंध के राजा को पराजित करना, फिर उससे भेंट उपहार आदि लेकर के अपना मातहत बना करके फिर उसका राज्य उसे वापस सौंप देना, यह कौन सी नीति है? धर्म विजय की। वेनसांग कह रहा है कि ऐसा कार्य किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा कि सिंध को जीता, उसे भेंट उपहार आदि लेकर के उसको फिर उसका राज्य सौंप दिया, प्रत्यक्ष अपने राज्य में नहीं मिलाया, कन्नौज या थानेश्वर के नियंत्रण में नहीं लाया। इतनी जानकारी दे रहा है। और यह जो जानकारी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कुछ समुद्रगुप्त के नीति से मिलती जुलती नीति है। वेनसांग यह नहीं कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, वेनसांग यह नहीं कह रहा है कि हर्षवर्धन ने समुद्रगुप्त की नीति अपनाई थी, यह नहीं कह रहा है। वेनसांग सिर्फ यह कह रहा है कि सिंध के संदर्भ में हर्षवर्धन ने उसको जीता, भेंट उपहार लेकर के उसको फिर छोड़ दिया था, बस इतनी जानकारी दे रहा है। और यह भेंट उपहार लेकर के राज्य वापस कर देना, यह किस प्रकार की नीति है? धर्म विजय की नीति है। और ऐसी नीति चूंकि पहले समुद्रगुप्त ने अपनाया हुआ था, तो एक तुलना इतिहासकारों के द्वारा किया गया है और कहा गया कि कुछ हर्ष की यह जो सिंध विजय के क्रम में नीति थी, वह कुछ वैसी ही थी जैसे दक्षिणापथ के संदर्भ में किसने? समुद्रगुप्त ने अपनाया हुआ था। बात स्पष्ट होगी। बी पे आते हैं। एहोल लेख के अनुसार हर्षवर्धन की हार का कारण हस्ती सेना थी। क्या इस बात की जानकारी है? क्यों भाई, क्या इस बात की जानकारी है? क्या यह बात सही लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन की हार का कारण हस्ती सेना थी? पुलकेशिन द्वितीय से हारने का मुख्य कारण हस्ती सेना थी। क्यों भाई? सरताज ने लिखा जी, ठीक है। एहोल लेख में रवि कीर्ति साहब यह कहते हैं, रवि कीर्ति साहब यह कहते हैं कि हर्षवर्धन की हस्ती सेना की हार से हर्ष का हर्ष समाप्त हो गया, हर्ष का हर्ष समाप्त हो गया हस्ती सेना की हार से। यह बात लिखी हुई है एहोल अभिलेख में। तो निश्चित रूप से एहोल अभिलेख से यह स्पष्ट होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन की हार का कारण हस्ती सेना एहोल लेख में बताया गया है। एहोल लेख आप सबको जानकारी है, मोटे तौर पे 634 ईस्वी का है। आपको यह भी जानकारी होगी, एक छोटा सा प्रश्न अपने आप से निकल करके आता है जब हम लोग हस्ती सेना की बात करते हैं कि हर्षवर्धन के हाथी का नाम क्या था? आपको निश्चित रूप से याद होगा दर्पशात। क्यों भाई, याद है? ये एहोल लेख वही लेख है जिसमें हर्षवर्धन के लिए सकलोत्तर पथनाथ शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। सकलोत्तर पथनाथ शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। एक और राजा के विषय में बताया है, आपको याद है तो अच्छी बात है, भूल गए तो याद रखिए। सकलोत्तर पथनाथ, उसके लिए भी शब्द प्रयोग किया गया है। दर्पशात हाथी का नाम था, आपको याद होगा। आपको यह भी बताया हुआ है कि सिर्फ एहोल लेख से दक्षिण में या दक्कन में हर्षवर्धन के हार की सूचना या जानकारी नहीं मिलती है। एहोल लेख के अलावा आपको एक और दुर्लभ तथ्य बताया था, ये केरी लेख। अब क्या है, किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण यह नहीं है, छोटा सा एक लेख प्राप्त हुआ है ये केरी नामक स्थान से। ये केरी लेख और एहोल लेख दोनों से हर्षवर्धन के दक्कन में हार की जानकारी मिलती है। अब
सी पे आते हैं। चीनी ग्रंथ फेंग ची है, आधा न नहीं है, और शेख या फेंग चे, ये दो किताबें हैं, याद रखिएगा। फेंग चीह से जानकारी मिलती है कि 606 ईस्वी में वेनसांग कहता है ना, वेनसांग कहता है कि एक बोधिसत्व से परामर्श किया था हर्षवर्धन ने कि मैं राज सिंहासन पे महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बैठूं या न बैठूं। अवलोकितेश्वर ने कहा नहीं करना है यह काम। तो वेनसांग कहता है कि हर्षवर्धन कुमार शिलादित्य उपनाम का प्रयोग करता है। एक प्रश्न बनता भी है कि शिलादित्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। चीनी स्रोतों में अब वेनसांग जानकारी दे रहा है जाकर के, तो अन्य चीनी भी शिलादित्य बोल रहे हैं। शिलादित्य शब्द का प्रयोग हर्षवर्धन के लिए हुआ है। इसी क्रम में फेंग चीह से यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने एक तोड़ निकाला, परामर्श के विरोध में जाते हुए एक तोड़ निकाला, एक रास्ता कि मैं अकेले सिंहासन पर नहीं बैठूंगा बल्कि अपनी बहन के साथ बैठूंगा। तो कुछ समय के लिए 606, वेनसांग कहता है कि 606 से लेकर के 612 तक शिलादित्य उपनाम का प्रयोग करते हुए, कुमार का प्रयोग करते हुए वह राजश्री के साथ बैठता है, महाराजा धीराज की उपाधि अकेले धारण नहीं करता है। 612 ईस्वी में, आपको याद रखना है, एक प्रश्न अपने आप में बनेगा कि हर्षवर्धन महाराजा धीराज की उपाधि किस वर्ष धारण करता है। तो महाराजा धीराज की उपाधि वेनसांग के अनुसार 612 ईस्वी में धारण करता है। याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण तथ्य है, जानकारी नहीं है आप में से भी अधिकांश लोगों को। वेनसांग के अनुसार महाराजा धीराज की उपाधि कब धारण करता है, 612 ईस्वी में। और जब महाराजा धीराज उपाधि की हम लोग बात करते हैं तो एक प्रश्न अभी नीचे मिलेगा आपको, मगधा धीराज की उपाधि भी इसने धारण किया हुआ है। मगधा धीराज उपाधि, अभी नीचे प्रश्न आएगा तब इस पर डिटेल में बात करेंगे। कौन इस बात की जानकारी दे रहा है और मगधा धीराज उपाधि कब धारण किया था, अपने आप में यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो शिलादित्य को याद रखना है। फिर ये दो उपाधियां हैं, निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। तो फेंग ची से जानकारी मिलती है कि दोनों साथ में, दोनों भाई बहन साथ में सिंहासन पर बैठते थे। जबकि शेख या फेंग चे से क्या जानकारी मिलती है कि हर्ष भास्कर वर्मा के साथ मिलकर शशांक को जड़ से उखाड़ फेंका था, को नष्ट कर दिया। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है, शेख या फेंग चे से। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो सी विकल्प लिखा हुआ है बात यह भी सही है, बी भी सही है। अब डी पे आते हैं। बांसखेड़ा अभिलेख का प्रकाशन हर्षवर्धन ने कन्नौज में नहीं किया था। आपको ऊपर के प्रश्न में बताया कि यह वर्धमान से किया हुआ था। वर्धमान के जय स्कंधावार से किया हुआ था, जय स्कंधावार से किया हुआ था इसका प्रकाशन, बांसखेड़ा अभिलेख का। नहीं शोभित जी, मगधा धीराज की उपाधि 612 में नहीं है, सिर्फ महाराजा धीराज की है। अभी मैंने यह नहीं बताया कि मगधा धीराज की उपाधि किस वर्ष वह धारण करता है और कौन यह जानकारी दे रहा है। आगे प्रश्न है, उस पे फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चले, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी असत्य है। अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। शशांक बौद्ध स्तूपों तथा विहारों का विनाशक था। शशांक की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी के चित्र अंकित हैं। 619 ईस्वी के गंजाम लेख में शशांक को महाराजा धीराज कहा गया है। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण किया हुआ था। बताएंगे क्या सही होगा। जी अभय जी, बिल्कुल।
एक बार आपका उत्तर आ जाए। सी का मतलब, अच्छा देखते हैं जरा। शशांक बौद्ध स्तूपों तथा विहारों का विनाशक था, क्या यह बात सही है? सारे लोग कहेंगे हां या ना। क्या यह बात सही है? प्राचीन काल का जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं और कोई बात लिखी हुई मिलती है ना, तो इस तथ्य को याद रखना है कि निश्चित रूप से कोई बात जो लिखी गई है उसका स्रोत अनिवार्य रूप से उपलब्ध है। याद रखना है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आपको बताया हुआ है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प से हर्षवर्धन के विषय में खूब सारी, या वर्धन वंश के संदर्भ में खूब सारी जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के विषय में शायद आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी, अभी बात बताते हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प इस बौद्ध पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि शशांक बौद्ध स्तूपों तथा विहारों का विनाशक था। कहां पे यह बात लिखी हुई है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? अब कुछ नई बातों की जानकारी। ये जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य मंजूश्री में अब क्या क्या लिखा हुआ है उस पे आते हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प लिखा हुआ है कि ये जो शशांक साहब थे, इन्होंने बोध गया में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, समझिएगा, याद रखिएगा, बोध गया में जो मंदिर गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, गौतम बुद्ध की मूर्ति को वहां से हटवा करके, बुद्ध की मूर्ति को हटा करके क्या करना चाहता था? शिव की मूर्ति वहां पे लगवाना चाहता था। शिव की मूर्ति, आप सबको याद होगा कि घोर शैव समर्थक कहा जाता है शशांक को। बोध गया में यह एक कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का इतना विरोध हुआ कि यह कार्य करने में वह फेल हो गया, असफल हो गया। दूसरा एक काम क्या किया इसने कि बोधि वृक्ष यही बोध गया में बोधि वृक्ष को क्या कर दिया? कटवा दिया था। यह भी आपको पता है, क्यों भाई? शिव जी, ठीक है। बोध गया के संदर्भ में ये दो बातें शशांक को लेकर के एक बात तो कि पाटलिपुत्र में क्या करता है? पाटलिपुत्र में एक पाषाण टुकड़ा था, एक पत्थर का टुकड़ा जिस पर बुद्ध के पैर बने हुए थे, छाप थी बुद्ध के पैर की। इसने क्या किया कि इस बुद्ध के पैर की छाप वाले उस पाषाण टुकड़े को गंगा में बहवा दिया। गंगा में बौद्धों के खिलाफ ये तमाम सारे जो काम है उसके जी पद चिन्ह निश्चित रूप से, ठीक है। एक और काम किया कि पाटलिपुत्र हो गया, कुशीनगर में एक बौद्ध मठ है, तो बौद्ध मठ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी जानकारी आर्य मंजूश्री मूल कल्प से मिलती है। अगले पे आते हैं। शशांक की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी के चित्र अंकित हैं। शशांक की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा आपको यह भी बताया ऊपर के प्रश्न में, गंजाम लेख 619 ईस्वी का, जिसमें शशांक को महाराजा धीराज कहा गया है, आपको बताया है। गंजाम लेख में शशांक को महाराजा धीराज कहा गया है।
आपको यह भी बताया हुआ है कि शशांक की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। शशांक की कुछ ऐसी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिस पर महाराजा धीराज भी लिखा हुआ है। शशांक की कुछ ऐसी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जहां पे महासामंत लिखा हुआ है। तो शशांक की कुछ ऐसी मुद्राएं जो कि प्राप्त हुई हैं, उन मुद्राओं पर शिव और नंदी के चित्र अंकित हैं। बात यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वह एक कट्टर शैव था। तो यह जो ए विकल्प है, बी विकल्प है, सी विकल्प, तीनों के तीनों सही होते हैं। अब डी पे आते हैं। लिखा हुआ है वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की थी। अब तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह डी विकल्प ही गलत एक होगा। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर के तीन तो निश्चित रूप से सही हो गए, तो एकमात्र बच रहा है डी, और कोई ना कोई एक असत्य है, तो यह डी ही असत्य होगा। क्यों? क्योंकि यह बात, यह जानकारी वेनसांग नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है? इस बात की जानकारी दे रहा है मातवा लिन। कौन? मातवा लिन जानकारी दे रहा है। याद रहेगी बात? क्लियर है? और कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा, बहुत काम का है। अब ये जो 641 ईस्वी में मगध राज वाली बात है, समझिएगा क्या है कहानी। मातवा लिन के विषय में आप जानते हैं। मातवा लिन हर्षवर्धन के द्वारा जो ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों की जीत की जा रही है, क्षेत्रों की विजय की जानकारी मुख्य रूप से कौन दे रहा है? हर्षवर्धन के द्वारा इन पूर्वी क्षेत्रों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी क्षेत्रों के जो जीत हो रही है, इन जीतों की जानकारी कौन दे रहा है? तो इन जीतों की जानकारी, इन क्षेत्रों के विजय की जानकारी मातवा लिन दे रहा है। एक बात, वेनसांग नहीं, कौन? मातवा लिन दे रहा है। इसी क्रम में मातवा लिन कहता है कि 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण किया हर्षवर्धन ने। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, कहता है कि 641 में ही हर्ष ने एक ब्राह्मण को, किसको? पंडित जी को, ब्राह्मण को दूत बनाकर कहां भेजा था? चीन भेजा था। याद रहेगी बात? विदेशों में अगर कभी प्रश्न पूछा गया किस विदेशी राज्य के साथ चीन के राजनीतिक संबंध थे, उत्तर होगा चीन। याद रहेगी बात? जी, चीन। हाँ भाई शोभित जी, क्या हो गया? ठीक है। क्या आपको यह जानकारी, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन का समकालीन चीन का राजा कौन था? बताइएगा जरा, हर्षवर्धन का समकालीन चीन का राजा कौन था? जी अभिजीत जी, याद रखिए, मातवा लिन के माध्यम से कुछ जानकारी जो मिल रही है उसमें कुछ बातें कि 641 में मगध राज उपाधि धारण किया, 641 में ही हर्ष ने एक बना था। तो यह वर्ष तो निश्चित रूप से अब आपको याद रखना है, याद रहेगा। दूसरी बात कि यह जो ब्राह्मण
दूत बना करके जाते हैं तो इनको पत्र भेजा गया था हर्षवर्धन की ओर से, राज्य की ओर से, और इस पत्र में किसमें, पत्र में हर्ष को मगध राज ही लिखा गया है, मगध राज ही संबोधित किया गया है, मगध राज हर्ष, ठीक है, यही संबोधित किया गया है। एक और प्रश्न बनेगा, चीनी स्रोतों में हर्षवर्धन को या तो शिलादित्य नाम से संबोधित किया गया है, याद रखिएगा, या उपाधि के रूप में मगध राज के रूप में। चीनी स्रोतों में हर्षवर्धन को मगध राज के रूप में ही संबोधित किया है, कन्नौज राज के रूप में, कन्नौज के राजा या थानेश्वर के राजा के रूप में नहीं। याद रहेगी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा। पत्र में हर्ष को मगध राज ही संबोधित किया गया है, एक बात। दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बात, जब ये एक प्रश्न था कि समकालीन राजा कौन था, समकालीन चीनी राजा। हाँ भाई, उत्तर आया क्या आपका? समकालीन चीनी राजा कौन था? नहीं आया। ताई सुंग का नाम सुना है? ताई सुंग, याद रख लीजिएगा, यह नाम एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, सिर्फ एक बार। ताई सुंग के दरबार में हर्षवर्धन ने अपना एक दूत मंडल किस वर्ष भेजा था? तो वह वर्ष है 641 ईस्वी। याद रहेगी बात। ताई सुंग समकालीन चीनी राजा के दरबार में हर्षवर्धन ने एक दूत मंडल भेजा था, किस वर्ष भेजा था? 641 ईस्वी में, ठीक। अब जब दूत मंडल इधर से गया तो रिवर्स प्रोसेस भी देखने को मिलेगा। इसने भी भेजा दूत मंडल, इसने भी भेजा दूत मंडल। चीन तो चीन, भारत का क्षेत्रफल जितना है, लगभग 52 लाख, भारत का क्षेत्रफल जितना है उसका लगभग 2.5 गुना चीन का क्षेत्रफल है। शायद आपको जानकारी हो, लगभग 2.5 गुना चीन का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल की तुलना में। तो ताइसुंग को लगा कि इन्होंने, हर्षवर्धन ने एक दूत भेजा है, एक दूत मंडल भेजा है, हम तो बड़े राजा हैं, हम पीछे क्यों होंगे? तो प्रश्न फिर बनेगा, इन्होंने दूत मंडल भेजा कितना? तो इन्होंने 3 दूत मंडल भेजे। याद रहेगी बात, कितने? 3। जी, ताइसुंग, ठीक है, 3 दूत मंडल भेजे। किसने? ताइसुंग ने। प्रश्न यह बनता है कि यह 3 जो दूत मंडल भेजे गए, कब कब भेजे गए? तो एक 641 में, एक 643 में, और एक 647 में। यह 3 दूत मंडल भेजे जा रहे हैं। याद रहेगी बात, नोट करिएगा, बहुत काम की बात है। हर जगह ये सारी बातें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नोट कर रहे हैं? हर्षवर्धन ने एक बार दूत मंडल भेजा ब्राह्मण के नेतृत्व में, अगले ने 3 बार दूत मंडल भेजा, ठीक है। अब ये जो ऐसे नाम हैं, मगर ही का हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर संशोधन में करा लूंगा।
पहला जो दूत मंडल आ रहा है किसके नेतृत्व में? ली होई किंग के नेतृत्व में, ली होई किंग के नेतृत्व में, नोट करिएगा। दूसरा जो आ रहा है किसके नेतृत्व में? ली पियाओ के नेतृत्व में, पियाओ, ये तो आसान है याद करना, पियाओ। 647 में किसके नेतृत्व में? नेतृत्व की बात हो रही है, अभी नेतृत्व की बात हो रही है, बहुत यहां पे मिस होने की बहुत ज्यादा संभावना है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग सिर्फ नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तीसरा जो आ रहा है, तीसरा जो आ रहा है किसके नेतृत्व में आ रहा है? वांग वेनत्से के नेतृत्व में, या इसी को वांग स्वा से ये लिखा मिलेगा। एक ही चीज है, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। कुछ किताबों में वांग वेनत से मिल जाएगा लिखा हुआ, वांग स्वाद से भी लिखा मिलेगा, एक ही चीज है, ठीक है। तो यह 3 दूत मंडल ताइसुंग के द्वारा जो भेजे जा रहे हैं उसके विषय में अभी बात हुई। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय, 3 बार दूत मंडल आए। ये जो दूसरा था, इसी में पहली बार वांग वेनत से एक सदस्य के रूप में आया था, एक सदस्य के रूप में आया था, याद रहेगी बात, एक सदस्य के रूप में आया था। जब ये तीसरा दूत मंडल आ रहा है तो आपको याद होगा तीसरे का नेतृत्व स्वयं वांग वेनत्से कर रहा है, तो ये वांग वेनत्से का यह दूसरा अभियान हो गया, दूसरी बार भारत आना हो गया। क्यों भाई? वांग वेनत से दूसरी बार भारत कब आ रहा है? 647 ईस्वी में आ रहा है दूसरी बार भारत। किसके समय काल में? हर्षवर्धन के समय काल में। यह तीनों ताइसुंग ने जो भेजा हुआ था, उस दौरान हर्षवर्धन के समय काल में 2 बार वांग वेनत से आ गया, लेकिन वांग वेनत से यही नहीं रुका, तीसरी बार भी आया था। तीसरी बार आया जब हर्ष मृत हो चुका था, जब हर्ष मृत हो चुका है। कब? तीसरी बार कब आया? वांग वेनत से की अब स्पेशली बात हो रही है। तीसरी बार कब आया? 600, एग्जैक्ट वर्ष नहीं है, 655 से 661 के बीच कभी आया, के बीच आया, 3 बार भारत आया था, याद रहेगी बात। 2 अलग अलग चीजें बताया आपको। समकालीन हर्षवर्धन के समकालीन चीनी राजा ताइसुंग के द्वारा हर्षवर्धन के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे गए। कब कब भेजे गए? वो किसके किसके नेतृत्व में भेजे गए? वो वांग वेनत से पहली दफा दूसरे दूत मंडल में एक सदस्य के रूप में, जबकि तीसरे वाले में नेतृत्व करता है दूत मंडल का। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, लेकिन इसके बाद भी, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भी वांग वेनत से तीसरी बार भी आया था 655 से 61 के दौरान। क्लियर है बात? सारे लोग लिखें क्लियर है बात, मैं आश्वस्त हो जाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यह जो दूसरा वाला था, अब याद रखें, वांग वेनत से, मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताएं, वांग वेनत से दूसरी बार भारत कब आया था? उत्तर लिखे सारे लोग। वांग वेनत से दूसरी बार भारत कब आया था?
सारे लोग उत्तर लिखे। वांग विनत से दूसरी बार भारत कब आया था? (647 ईस्वी में। ठीक है, कब आया था? 647 ईस्वी में। ठीक है, अब जब यह दूसरी बार भारत आया था, दूसरी बार वापसी क्या, ये जो दूसरी बार आया था तभी याद रख लें, जब वापस हो रहा है तो हर्षवर्धन मृत हो चुका है। ठीक है, हर्षवर्धन मृत हो चुका है। इसी दौरान हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कुछ समय दिन के लिए कन्नौज पर अरुणाश नाम के एक सेनापति ने कब्जा कर लिया। अरुणाश नामक सेनापति ने कब्जा कर लिया था। सेनापति ने कब्जा कर लिया था, याद रहेगी बात। अरुणाश हुआ ये, अरुणाश ने क्या किया था? ये जो अरुणाश नाम है ना, अरुणाश ने जब यह दूसरी बार है वांग विनत से, तो अरुणाश ने इस दूत मंडल पर अटैक किया था, दूत मंडल पर आक्रमण कराया। सौभाग्य से इस दूत मंडल में जितने लोग आए थे सब मारे गए, सिर्फ 2 लोग बचे थे। वांग विनत से नेपाल जाता है, आसपास के और जो भी लोग राजा लोग रहे उन लोगों से मिलता है, कुछ सेना इकट्ठी करता है, अरुणाश पर हमला भी करता है, अरुणाश को पराजित भी करता है और अरुणाश को चीन ले जाता है और वहां पे चीनी राजा के द्वारा उसको मृत्युदंड दिया जाता है। यह कहानी है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए तो ये तमाम सारी बातें अब निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो वेन सांग के अनुसार हर्षवर्धन ने 641 में मगध राज की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि ग्रहण जो कर रहा है वह वेन सांग नहीं, जानकारी दे रहा है कौन? मातवा लिन के द्वारा यह जानकारी दी जा रही है। पूरी कहानी निश्चित रूप से अब स्पष्ट हो गई होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखें। कौन सा कथन असत्य है? हर्ष द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में कांगोद विजय था। कांगोद विजय। निधानपुर ताम्रपत्र लेख में काम रूप के वर्मन वंश की वंशावली का उल्लेख है। हर्षवर्धन का समकालीन कश्मीर का राजा आदित्यवर्धन था। हर्षवर्धन का चीन के साथ मैत्री संबंध की जानकारी मातवा लिन देता है। कौन सा एक असत्य है? कौन सा एक असत्य है? हाँ भाई, अठारह का सी। मनीषा जी सी, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्या ये मनीषा जी सही लिखी हैं? मुझे तो संदेह हो रहा है, आप लोग सही करें। सही लिखा है, ठीक है। जब सारे लोग सही कह रही है तो फिर हम गलत कह सकते हैं। तो कश्मीर का राजा आदित्यवर्धन था, यह गलत है। कश्मीर का राजा कौन था? उत्तर करिएगा।
हर्षवर्धन के, जी सत्ता जी लिख दिया आपने, दुर्लभ वर्धन। कौन? दुर्लभ वर्धन। कैसे कैसे नाम होते थे दुर्लभ, प्रजा से दूरी बना करके रखते होंगे शायद। यहां पे लिखा हुआ है हर्ष द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में कांगोद विजय था। देखें प्रश्न का डिजाइन समझें जरा। मैं दावे से कह सकता हूं आप में से अधिकांश लोग शायद इसके विषय में जानकारी नहीं रखे होंगे। क्यों भाई, मैं सही हूं ना? लेकिन प्रश्न को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है मेरे द्वारा कि अब ये जो निधानपुर है इसके विषय में भी आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक विकल्प इसमें ऐसे रखा जिसके विषय में अधिकांश लोग परिचित होंगे, जो थोड़ा सा भी जानकारी रखते होंगे, और उस एक के माध्यम से, इस एक गलत के माध्यम से आप इन दो के विषय में अतिरिक्त जानकारी हासिल कर ले रहे हैं। और आप सारे लोग जो भी आगामी अभी नेट का पेपर जिनको भी देना है, अभी जिनको भी नेट का पेपर आगे देना है, नेट के पेपर की यही एक खासियत होती है। नेट के पेपर की यही एक खासियत होती है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रश्न देख करके परेशान हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। कौन सा चार विकल्प में से कौन सा सही प्रश्न पूछा हुआ है तो कौन सा सही होगा, और कौन सा गलत प्रश्न पूछा गया है, असत्य पूछा गया तो कौन सा एक, बस यही एक छटनी करने की अगर बुद्धि विवेक का प्रयोग करना सीख लिया, क्योंकि चार विकल्प में से दो के विषय में तो जो भी पेपर का स्वरूप होता है, जिन लोगों ने भी दिया होगा उनको पता होगा, दो के विषय में तो पक्के से जानकारी होती ही नहीं है, इवन तीन के विषय में जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न का उत्तर सही कर लिया जाता है। वही बुद्धि विवेक का विकास करना कहलाता है। बहुत ज्यादा ज्ञानवान बनने से, विशेष रूप से नेट के अभ्यर्थियों के लिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ करके बहुत ज्यादा लोग तो फर्स्ट पेपर के लिए खूब परेशान रहते हैं। नेट वालों के लिए थोड़ी सी बात, खूब पढ़ करके जाते हैं और फर्स्ट पेपर में नंबर ही ठीक नहीं आता है, 10 नंबर भी नहीं आ पाता है। पढ़ने से फर्स्ट पेपर के कुछ ही प्रश्न सही हो पाते हैं, ठीक है। तर्क बुद्धि का प्रयोग कितना आप कर पाते हैं, महत्वपूर्ण वह हो जाता है। तो थोड़ा सा इसका विकास करते रहे। आगे मैं बताऊंगा, पेपर नजदीक आएगा तो मैं कुछ तरीके बताऊंगा, उसको फॉलो करिएगा। तो ये हो गया आदित्य वर्धन नहीं बल्कि दुर्लभ वर्धन हो गया। अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में कांगोद विजय था। अब मुझे एक बात बताएं, 643 ईस्वी में अंतिम युद्ध जो लड़ा हर्षवर्धन, कांगोद विजय था, इसकी जानकारी कोई ना कोई तो दिया होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। और ये कांगोद जो है यह कहां पे है? ये कांगोद है उड़ीसा। कहां पे? उड़ीसा। याद रहेगी बात, कांगोद कहां पे? उड़ीसा। अब कॉमन सेंस लगाइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात बता दिया आपको कि इस विजय की या अंतिम युद्ध की जानकारी कौन दे रहा होगा। क्यों भाई, इस अंतिम युद्ध की जानकारी कौन दे रहा होगा? अंतिम युद्ध कांगोद विजय था, इस बात की जानकारी कौन दे रहा होगा? जल्दी से उत्तर करिए सारे लोग। वेनसांग जानकारी नहीं दे रहा है। आपको मैंने बताया था कि पूर्वी अभियान के विषय में जानकारी, याद रखिएगा, पूर्वी अभियान के विषय में जानकारी
तमाम सारी जानकारी, अधिकांश जानकारी मातवालिन देता है। ठीक है, लेकिन एक पेच है, इसीलिए फोकस कर रहा हूं, समझिएगा। पूर्वी अभियान या पूर्वी भारत के विजय के विषय में सर्वाधिक जानकारी, मुख्यतः जानकारी मातवालिन देता है हर्षवर्धन के। लेकिन तमाम सारी जानकारियों के बीच यह जो अंतिम युद्ध वाला साक्ष्य है ना, यह मातवालिन नहीं दे रहा है। यह जानकारी कौन दे रहा है? यह जानकारी हुई ली दे रहा है। हुई ली कौन दे रहा है? हुई ली यह जानकारी दे रहा है। याद रहेगी बात, एक अपवाद स्वरूप इस बात को याद रखिएगा। और पूर्वी भारत के संदर्भ में जो मातवालिन बताया, राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ, लड़ाई झगड़े से संबंधित, मातवालिन कर लीजिएगा। लेकिन यहां पे एक अपवाद हुई ली जानकारी दे रहा है अंतिम अभियान की। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। निधानपुर ताम्रपत्र लेख में कामरूप के वर्मन वंश अर्थात भास्कर वर्मन के संदर्भ में जानकारी आपको शायद न हो, इसी वजह से प्रश्न में एक विकल्प के रूप में यह रख दिया ताकि भविष्य के लिए यह एक जानकारी आपके पास निश्चित रूप से रहे कि कामरूप या असम के कौन से राजवंश, कौन से उस राजवंश के राजा के विषय में एक यह लेख, अभिलेख का नाम आपको याद रहे, विशेष रूप से भास्कर वर्मन। क्योंकि प्रश्न कई बार आप पूछा हुआ है, भास्कर वर्मन कहां का राजा था, हर्ष का समकालीन पूर्वोत्तर का राजा कौन था, कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। कन्नौज प्रयाग में कौन सा पूर्वोत्तर का राजा भाग लिया था, प्रश्न ऐसे से पूछा हुआ है। तो भास्कर वर्मन के वंशावली की जानकारी, पूरी जानकारी कहां से? निधानपुर ताम्रपत्र लेख से प्राप्त होती है। सी पे आते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन कश्मीर का राजा दुर्लभ वर्धन था, और आपको जानकारी होगी कि दुर्लभ वर्धन से हर्ष को एक चीज, बहुमूल्य चीज प्राप्त हुई, बुद्ध के दांत का अवशेष प्राप्त हुआ था। क्यों भाई? दुर्लभ वर्धन से बुद्ध के दांत का अवशेष किसको प्राप्त हुआ था? हर्षवर्धन को प्राप्त हुआ था। और हर्ष कश्मीर से इस अवशेष को लाया था। कहां पर? कन्नौज लाया, और कन्नौज में एक स्तूप का निर्माण कराया था हर्षवर्धन ने। तो कन्नौज में एक स्तूप का निर्माण कराने में हर्षवर्धन की एक भूमिका देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। अब मुझे एक बात का उत्तर बता दें, कोई एक किताब का नाम बताएं जिससे यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन कश्मीर का भी राजा था। कोई एक किताब का नाम बताएं जिससे यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन कश्मीर का भी राजा था। कश्मीर पर राज किया था हर्षवर्धन ने। कौन सी किताब से इस बात की जानकारी मिलती है? राज तरंगिणी, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, कश्मीर के इतिहास की जानकारी राज तरंगिणी से मिलती है, और राज तरंगिणी में यह लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पे आएंगे। इसमें मातवालिन जानकारी देता है, यह ऊपर के प्रश्न में हमने बात कर लिया था, यह भी सही है। कौन सा कथन असत्य है? तो यह सी वाला असत्य है। चले कुछ बातें अब अगले प्रश्न पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बाण भट्ट ने हर्ष की तुलना शिव, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण आदि से किया है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग राजाओं को लेकर के।
बाणभट्ट ने क्या हर्षवर्धन की तुलना कुछ देवताओं से किया हुआ है? मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं, आप में से अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज यह निश्चित रूप से आपको स्पष्ट होगा कि बाणभट्ट ने हर्ष की तुलना शिव, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, ये 5 नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा। 1-2 और देवताओं के नाम हैं, 1-2 और देवताओं के नाम हैं, लेकिन वो 5 मैंने यहां पे नाम रखा। पेपर में अगर बनेगा तो यही 5 में से ही बनेगा, तो इन 5 के नाम आपको ध्यान में रखना है। शिव, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण आदि से किया हुआ है तुलना। याद रहेगी बात? जी बिल्कुल। न सिर्फ बाणभट्ट ने तुलना किया है, बल्कि बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है। क्या? हर्षचरित में बाणभट्ट ने लिखा है कि हर्ष सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार था। सीधे सीधे एक कथन स्लोगन के रूप में आपको ध्यान रखना है कि अमुक राजा सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार था। यह कथन निम्नलिखित किस राजा के लिए कहा गया है? वह सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार था। यह कथन हर्षवर्धन के लिए बाणभट्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। बात यह सही है, असत्य पे हमें जाना है। वेनसांग के अनुसार हर्ष का प्रत्येक दिन 4 भाग में बटा होता था। बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्यों भाई? क्लियर है ना बात तो बिल्कुल यह सही लिखा हुआ है। जी अभय जी बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। बी वाले में आगे बढ़ जाएं, सी पे बात करें हम लोग। वाह शोभित जी, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया। अभय जी, प्रत्येक दिन जो है वह 4 भाग में नहीं बटा हुआ था। कितने भाग में? 3 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, 3 भाग में बटा हुआ था। एक भाग में क्या काम करता था? प्रशासनिक कार्य करता था। दूसरे भाग में और तीसरे भाग में क्या काम करता था? धार्मिक कार्य करता था। यह जानकारी कौन दे रहा है? वेनसांग जानकारी दे रहा है। कौन? वेनसांग। वेनसांग कहता है कि हर्षवर्धन का कोई एक दिन या संपूर्ण दिन 3 भाग में बटा होता था, जिसमें से एक भाग में वह प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करता था और 2 भाग वह धार्मिक कृत्यों से जुड़ा हुआ होता था। याद रहेगी बात? आए 4 भाग में, बिल्कुल सरिता जी। यहां पे लिखा हुआ है हर्ष निरंतर साम्राज्य का दौरा करता था। क्या हर्षवर्धन अशोक के जैसे दौरा करता था? तो उत्तर है हां, दौरा करता था, लेकिन यहां पे एक अपवाद है। क्या? बरसात के दिनों को छोड़कर निरंतर वह निरीक्षण करने के लिए दौरा किया करता था। हर्षचरित में विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख है। भाई, यह भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख निम्नलिखित किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? हर्षचरित और
बाण भट्ट की दूसरी किताब उपन्यास कादंबरी। कादंबरी हुआ चाहे हर्षचरित हुआ, इन दोनों में इस बात की जानकारी मिलती है कि विभिन्न प्रकार के सामंत होते थे और इन सामंतों का नाम किस किस रूप में देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के सामंतों में सामंत शब्द का प्रयोग, महासामंत शब्द का प्रयोग, आप्त सामंत शब्द का प्रयोग, आप्त सामंत, प्रति सामंत, कुछ सामंत प्रति सामंत कहे जाते थे, कुछ सामंत शत्रु सामंत कहे जाते थे, मतलब कुछ प्रतिहार सामंत होते थे। विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख हर्षचरित में किया गया है। याद रहेगी बात। तो यह भी बात सही लिखा हुआ है, यह भी सही लिखा हुआ है, यह बी वाला गलत हो गया था। 20 पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा कथन असत्य है? पढ़िए। हर्ष के समय प्रशासन का और अधिक विकेंद्रीकरण हुआ था। वेनसांग के अनुसार सैन्य कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता था। बांसखेड़ा लेख से प्रशासनिक इकाइयों यथा भुक्ति विषय पाठक गांव की जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा लेख से प्रशासनिक इकाइयों, भुक्ति विषय, पैठक या पाठक और गांव की जानकारी मिलती है। मधुबन लेख को भानु के आदेश पर ईश्वर द्वारा लिखा गया था। अबे इस प्रश्न में आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। हर्षवर्धन के 2 अभिलेख या लेख किसके आदेश पर, किसके द्वारा उन लेखों को लिखा गया था, यह भी अभी जानकारी मिलेगी। पहले इस प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं। चले, आपका उत्तर आ रहा है, तमाम सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखें, पहले तो कुछ काम की बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये जो मधुबन लेख है ना, मधुबन लेख की रचना की बात करते हैं। अक्षपटलाधिकृत नाम के एक अधिकारी से आप सारे लोग परिचित हैं ना। अक्षपटलाधिकृत नामक किसी अधिकारी से परिचित है ना सारे लोग। हर्षवर्धन के समय काल में, हर्षवर्धन के समय काल में जो केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन में जो महा अक्षपटलाधिकृत नामक अधिकारी था, उसका नाम था ईश्वर गुप्त। ईश्वर गुप्त, ईश्वर गुप्त। और ईश्वर गुप्त के आदेश पर अब खोद खोद करके बात लिखने वाला व्यक्ति कौन था, लिखने वाला कौन था? तो मधुबन लेख को लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है गर्जर। कौन? गर्जर। मधुबन लेख की हमने बात की, ठीक है, नोट हुआ। अब यहां पे लिखा हुआ था मधुबन लेख को भानु के आदेश पर ईश्वर द्वारा लिखा गया था। अब बात यहां पे क्या हो जाएगा, भानु के आदेश पर ईश्वर द्वारा क्या लिखा गया था? बांसखेड़ा लेख लिखा गया था। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 2 बातें हो गई।
अब बात करते हैं दूसरी, नोट होना चाहिए। तो ये हो गया, ये डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर गलत है, असत्य यही है। सी पे आते हैं। बांसखेड़ा लेख से प्रशासनिक इकाइयों यथा भुक्ति, विषय, पैठक और गांव की जानकारी मिलती है। कहां से? बांसखेड़ा लेख से। लेकिन यही अगर यहां पे बांसखेड़ा न लिखा होता, बांसखेड़ा न लिखा होता और यहां पे अगर मधुबन लेख लिखा होता तो भी यह गलत हो गया होता लाइन। मधुबन लेख लिखा होता कि मधुबन लेख से प्रशासनिक इकाइयों, भुक्ति, विषय, पैठक और गांव की जानकारी मिलती है, यह बात गलत हो गई होती। क्यों? क्योंकि मधुबन लेख में भुक्ति का उल्लेख है, मधुबन लेख में विषय का उल्लेख है, मधुबन लेख में गांव का उल्लेख है, लेकिन पाठक का उल्लेख मधुबन लेख में नहीं है। क्यों भाई? याद रहेगी बात, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। अर्थात बांसखेड़ा लेख या मधुबन लेख से विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की जानकारी मिलती है, यह बात सही है। दूसरी बात, बांसखेड़ा लेख से संपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों की जानकारी मिलती है, बात यह भी सही है। लेकिन मधुबन लेख से संपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों की जानकारी नहीं मिलती है, पाठक की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, अब वापस आते हैं। ये जो भुक्ति है, भुक्ति का मतलब क्या हो गया? प्रांत। विषय का मतलब हो गया जिला। विषय और गांव के बीच में, विषय और गांव के बीच में पाठक या पैठक हो गया। ये क्या है? प्रश्न बनेगा कि गुप्तोत्तर काल में या हर्षवर्धन के काल में पाठक नामक प्रशासनिक इकाई का अर्थ क्या है? नीचे रहेगा प्रखंड स्तर की इकाई, विकल्प रहेगा गांव की एक इकाई, जिला स्तर की एक इकाई, प्रांतीय स्तर की, कुछ भी इस प्रकार का। याद रखिए, ये पाठक क्या है? यह पाठक का मतलब तहसील। ठीक है, विषय और गांव के बीच की यह इकाई थी। क्लियर है बात? अब भुक्ति के विषय में आपको जानकारी होगी कि इसका प्रमुख कौन होता था। भुक्ति का प्रमुख कौन होता था, जल्दी से बताएंगे। भुक्ति का प्रमुख कौन होता था? देखें, गुप्तोत्तर काल में या हर्षवर्धन के समय काल में भुक्ति का जो प्रमुख होता था उसे राजस्थानिक कहा जाता था या राष्ट्रिक कहा जाता था। राष्ट्रिक या राष्ट्रीय। और ऊपरीक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ऊपरीक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, बहुत काम की बात। लेकिन एक झोल है यहां पे। क्या? ये है, ये बड़े प्रांतों के मुखिया के लिए प्रयोग किया गया है शब्द, बड़े प्रांत के लिए। और ऊपरीक, ये जो ऊपरीक है ना, ऊपरीक, ये जो ऊपरीक है, यह छोटे प्रांत के प्रशासनिक अधिकारी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। भुक्ति के संदर्भ में बात। ये जानकारी कौन दे रहा है? वेनसांग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। हर्षचरित में इसका प्रमुख, हर्षचरित में इसका प्रमुख लोकपाल बताया गया है। लोकपाल। ठीक है, थोड़े थोड़े अंतर है, याद रखिए। विषय का प्रमुख कौन होता था? विषय मतलब जिला। जिला का प्रमुख कौन होता था? विषयपति होता था, विषयपति होता था, विषयपति। और विषयपति का जो ऑफिस होता था, एक शब्द
अधिकरण शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि अधिकरण का मतलब विभाग होता है, ठीक है, विभाग होता है। गांव के संदर्भ में गांव का जो मुखिया है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो भुक्ति के संदर्भ में आपको जानकारी दिया, ये जो पाठक के विषय में जानकारी दिया, यह निश्चित रूप से दो चीजें याद रखिएगा। गांव और विषय के संदर्भ में जो मौर्य काल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कमोबेश वही सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़े। जब हम लोग प्रशासनिक इकाइयों की बात करते हैं ना, तो गुप्त काल में आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल में देश शब्द का उल्लेख है। देश, क्यों भाई, क्या गुप्त काल में देश शब्द का प्रयोग हुआ है? हाँ, हुआ है। प्रशासनिक इकाई के रूप में देश शब्द का प्रयोग हुआ है गुप्त काल में, लेकिन गुप्तोत्तर काल में देश नामक कोई प्रशासनिक इकाई थी, इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। देश का उल्लेख गुप्तोत्तर काल में या हर्षवर्धन के समय काल में देखने को नहीं मिलता है। एक तथ्य याद रखना। हर्ष के समय प्रशासन का और अधिक विकेंद्रीकरण हुआ। और अधिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? सामंती लक्षण बढ़ते चले गए, सामंती लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब पूर्व काल की तुलना में हर्ष का मतलब क्या है? हर्ष का मतलब है गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर काल में और अधिक विकेंद्रीकरण हुआ। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? पूर्व काल की तुलना में, नहीं, पूर्व काल की तुलना में सामंती लक्षण बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब विकेंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। आसान सी बात है। वेनसांग के अनुसार सैन्य कर्मचारियों को नगद वेतन, सैन्य कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता था। समझिए, जब हम लोग प्रशासन की बात करते हैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी या कर्मचारी दो भाग में बांट लेते हैं। एंड सैन्य अधिकारी और कर्मचारी, अधिकारी या कर्मचारी, या कह लें सेना या कह लें सैनिक, बात एक ही है। याद रखिए, हर्षवर्धन के काल में इनको नगद वेतन प्राप्त होता था। जो सेना से जुड़े हुए कर्मचारी होते थे या जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था, जबकि अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी होते थे इनको भूमि के रूप में, भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। याद रहेगी बात, महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, क्लियर है बात? नहीं शोभित जी, वो आप 27 पे पहुंच गए मौर्य काल में, यहां पे इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, 27, 28, 29, 30 इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, आप चले गए विभाग पे मौर्य काल में। आगे बढ़ जाएं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये डी विकल्प। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, देखें कौन सा एक युग्म गलत है? सिंहनाद प्रधान सेनापति था क्या? कुंतल क्या गज सेना का प्रधान था क्या हर्षवर्धन के समय? भंडी क्या हर्ष का प्रधान सचिव भंडी था? अवंती क्या हर्षवर्धन का विदेश सचिव या युद्ध मंत्री या और क्या कहा जा सकता है महासंधि विग्रहक? क्या यह अवंती नाम का कोई व्यक्ति था? ये व्यक्तियों के नाम हैं, ये व्यक्तियों के नाम हैं, यह पद नाम नहीं है। भंडी व्यक्ति का नाम है, कुंतल व्यक्ति का नाम है, पद नाम नहीं है, ये पद नाम है।
हाँ बताएंगे और याद कर लीजिएगा इसको जी। बहुत बढ़िया, बी उत्तर किया आपने। और एक बार सारे लोग उत्तर करें। अगर सारे ही लोग बी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बात बिल्कुल सही है। ये जो बी है ना, यह गज सेना का प्रधान नहीं है, यह कुंतल जो है अश्वसेना का प्रमुख है। अश्वसेना का प्रमुख कौन है? अश्वारोही सेना का प्रमुख यह जी अश्वारोही सेना का प्रमुख है। ठीक है। गज सेना का प्रधान कौन था? गज सेना का जो प्रधान था उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अब ये राजा नहीं है, ये अधिकारी हैं। हर्षवर्धन के समय काल में इस नाम का अधिकारी है। ठीक है। तो ये 5 हर्षवर्धन के समय काल के अधिकारियों के नाम और किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं याद कर लीजिएगा। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? भंडी। अवंती कौन था? युद्ध मंत्री। कुंतल कौन था? अश्वारोही सेना सिंहनाद प्रधान सेनापति। प्रधान सेनापति का मतलब पैदल सेना। प्रधान सेनापति का मतलब पैदल सेना। ठीक है। चले अगले पे आएंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? सही युग्म पूछा जा रहा है। अब भूमि पैमाइश का अधिकारी कौन था? यह पद नाम लिखा हुआ है। यह पद नाम है, व्यक्ति के नाम नहीं है। ये व्यक्तियों के नाम नहीं है, पद नाम है। महाप्रमातार, क्या यह भूमि पैमाइश का अधिकारी था? दिविर, क्या यह राजस्व अधिकारी था? भोगिक, क्या यह पाकशाला का प्रमुख था? पारियात्र, क्या यह अंगरक्षकों का प्रमुख था? कोई एक युग्म सही है और 3 गलत हैं। 3 गलत हैं, एक सही है। हाँ भाई। सी उत्तर कर रहे हैं सारे लोग। देखें, ये हर्षवर्धन के समय काल के प्रशासन से जुड़ी हुई बातें हैं और ये तो पद नाम है। तो यह पद नाम गुप्तोत्तर काल के लिए है। पूरे गुप्तोत्तर काल में यह पद नाम चल रहा है, सिर्फ हर्षवर्धन के समय काल में नहीं। इसके ऊपर हमने जो देखा यह हर्षवर्धन के समय काल के व्यक्ति हैं। तो यह प्रश्न हर्षवर्धन से सीधे सीधे जुड़ता है, जबकि यह प्रश्न हर्षवर्धन समेत गुप्तोत्तर काल से जुड़ता है। महाप्रमातार क्या होता था? महाप्रमातार भूमि पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था। भूमि पैमाइश करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? महाप्रमातार कहलाता था। इसका मतलब कि गुप्तोत्तर काल में या हर्षवर्धन के समय काल में क्या भूमि का पैमाइश होता था? उत्तर है हां। भूमि पैमाइश का अधिकारी था तो निश्चित रूप से भूमि पैमाइश होता था। याद रहेगा कॉन्सेप्ट। इस प्रश्न से ही यह बात निकल करके आई कि हर्षवर्धन के समय काल में भूमि की पैमाइश होती थी। दिविर क्या होता था? तो दिविर राजस्व अधिकारी नहीं होता था, दिविर लेखक होता था। दिविर क्या करता था? लेख लिखा करता था। भोगिक क्या होता था? तो भोगिक भाग, भोग, बलि, ये सब नाम तो सुना हुआ है ना। तो भोग क्या होगा? यह राजस्व से जुड़ा हुआ अधिकारी था, राजस्व अधिकारी था। पारियात्र, क्या यह अंगरक्षकों का प्रमुख होता था? तो नहीं। राजमहल की आवश्यकताएं, जो वस्तुएं होती थी उनकी पूर्ति करने से जुड़ा हुआ यह अधिकारी था। राजप्रसाद से जुड़ा हुआ यह अधिकारी होता था। याद रहेगी बात।
चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा एक युग्म गलत है? स्थानपाल, क्या यह अस्तबल अधिकारी होता था? अर्थात गुप्तोत्तर काल में अस्तबल का जो मुखिया होता था, प्रमुख होता था, क्या उसे स्थानपाल कहा जाता था? मौल, गुप्तोत्तर काल में जो महावत होता था, क्या उसे मौल कहा जाता था? गुप्तोत्तर काल में आवश्यक वस्तुओं का विभाग, ये विभाग लिखा हुआ है, विभाग, भांडागार अधिकरण शब्द का प्रयोग होता था क्या? कटुक, क्या गज सेना का जो प्रमुख होता था उसे कटुक कहा जाता था? बताना है आपको कौन सा एक गलत है। तेईस का डी, तेईस का डी सही है। कटुक गज सेना का प्रमुख कटुक होता था। जिन्होंने डी लिखा वो गलत है। ये जो भांडागार अधिकरण है, आवश्यक वस्तुओं का विभाग, यह भी सही लिखा हुआ है। यहीं पे अगर जुड़ जाए रण भंडागार अधिकरण शब्द हो जाए तो यह आवश्यक कैसा हो जाएगा? यह सैन्य वस्तु हो जाएगा, रण से जुड़ा हुआ। ठीक है। मौल, यह महावत नहीं होता था। मौल क्या होता था? राजा के शस्त्र सहित जो अंगरक्षक होते थे उन्हें मौल कहा जाता था। याद रहेगी बात। गज सेना स्कंदगुप्त नहीं भाई, कितनी बार कहूं, सुनते नहीं हैं आप लोग। ये पद नाम है, व्यक्तियों के नाम नहीं है। स्कंदगुप्त जो व्यक्ति का नाम है वह हर्षवर्धन के समय काल में गज सेना का प्रमुख था। लेकिन गज सेना का प्रमुख, अब हर्षवर्धन कहेगा गज सेना के प्रमुख स्कंदगुप्त को मेरे सामने हाजिर किया जाए, ऐसे नहीं बोलता था। बोलता था कि कटुक स्कंदगुप्त को मेरे सामने लाया जाए। बात समझ में आई? दोनों में अंतर है, ध्यान दिया करिए जो बोलते हैं। राजा के सशस्त्र अंगरक्षक को मौल कहा जाता था। स्थानपाल कौन होता था? अस्तबल का जो अधिकारी होता था उसे स्थानपाल कहा जाता था। तो फिर महावत किसे कहा जाता था? तो महावत के लिए महामात्र शब्द का प्रयोग हुआ है। महावत के लिए महामात्र शब्द का प्रयोग हुआ है। याद रहेगी बात। ठीक है अमित जी। चले और देखते हैं एक दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हर्षवर्धन के समय दंड विधान कठोर था। वेनसांग डाकुओं द्वारा पकड़ लिया गया था। वेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना में 1 लाख अश्वारोही और 60,000 हाथी थे। हर्ष की सैन्य व्यवस्था में नौसेना का अभाव था। कितना अच्छा प्रश्न है। सैन्य विभाग बिल्कुल तैयार हो गया। जल्दी से बता दे। मनीषा जी आपने लिखा ए, रेणु जी आपने लिखा ए, लोग ए लिख रहे हैं। हर्षवर्धन के समय दंड विधान कठोर था। आपको बताया है कि
राजश्री के मिलने के साथ ही हर्षचरित समाप्त हो जाता है। इसका मतलब वर्धन वंश या हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन की जानकारी का स्रोत हर्षचरित है, जबकि हर्षवर्धन के उत्तर काल की जानकारी, उत्तर मतलब बाद की जानकारी का सबसे प्रामाणिक साधन वेनसांग है। हम और लोग हैं, लेकिन वेनसांग सर्वाधिक प्रामाणिक। ठीक है, वेनसांग कहता है साम्राज्य विस्तार की जानकारी, प्रशासन की जानकारी, धार्मिक सामाजिक स्थिति हर्षवर्धन के समय काल में कैसी थी, गुप्तोत्तर काल में कैसी थी, ये सब स्पष्ट रूप से वेनसांग जानकारी देता है। तो वेनसांग कहता है कि हर्षवर्धन के समय दंड विधान कठोर था, बात बिल्कुल सही लिखा है। वेनसांग कहता है कि इतना कठोर था कि लोगों के अंग काट लिए जाते थे, अंग काट लिए जाते थे। कहता है दंड विधान कठोर था, आजीवन कारावास दिया जाता था, आजीवन कारावास। कहता है वेनसांग दंड विधान कठोर था। क्यों? क्योंकि लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। वेनसांग कहता है कि कई बार तो ऐसा मैंने देखा कि कोई अपराध करता है तो उसकी दिव्य परीक्षा ली जाती थी। दिव्य परीक्षा, आग पानी नहीं, वायु वाली जो परीक्षा होती थी, जिसे दिव्य परीक्षा के रूप में जाना था। इन सब की जानकारी कौन दे रहा है? वेनसांग दे रहा है। लेकिन इन सब में एक बात, मृत्यु दंड के विषय में जानकारी नहीं दे रहा है कि हर्षवर्धन के समय मृत्यु दंड दिया जाता था, इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन दंड विधान कठोर था, इस बात की जानकारी दे रहा है। हाँ भाई, ठीक है, चले अगले पे आते हैं। वेनसांग डाकुओं द्वारा पकड़ लिया गया था, वेनसांग डाकुओं द्वारा पकड़ लिया गया था। क्या यह बात सही है? तो भाई मेरे, यह बात भी सही है कि वेनसांग को डाकुओं ने पकड़ लिया था। और याद रखिएगा, 2 बार पकड़ा था। एक बार जब कन्नौज के निकट यह गंगा नदी पार कर रहा था करते समय, और एक बार जब यह शाकल सियालकोट में था तब। 2 बार। एक बार जब पकड़ लिया गया था तो पकड़ करके ले जा रहे थे सब बलि चढ़ाने के लिए। वेनसांग रो रहा था, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब भाषा मुश्किल हो रहा था समझ पाना, इन डाकुओं की भाषा नहीं समझ में आ रही थी वेनसांग को, लेकिन उनके भावनाओं से समझ में आ रहा था कि मेरे प्राण संकट में हैं। रोए जा रहा था, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हम मारेंगे, बलि चढ़ाएंगे। लेकिन अचानक से, वेनसांग कहता है अचानक से प्रभु की, गौतम बुद्ध की कृपा बरस पड़ी मेरे ऊपर और खूब जोर से आंधी चलने लगी। इतनी जोर से आंधी चली, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मौका मुझे मिला, मैं फरार हो गया। यह जानकारी वेनसांग देते हैं, मतलब बच गए। ठीक है, इसी प्रकार से शाकल क्षेत्र में एक बार इनको पकड़ लिया था। इस बार बलि नहीं देना था, लेकिन किसी तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई थी 2 बार। ठीक है, तो वेनसांग डाकुओं द्वारा पकड़ लिया गया था। अब जब डाकू का उल्लेख कर रहा है, समझिएगा कॉन्सेप्ट है यहां पे। डाकुओं द्वारा पकड़ लिया गया था, इसका मतलब क्या है? अराजकता का माहौल है कि नहीं है? डाकुओं का होना क्या दर्शाता है? अराजकता। और वेनसांग यह लिखा हुआ है कि पूर्व काल की तुलना में इस समय काल में अराजकता ज्यादा थी। याद रहेगी बात, पूर्व काल की तुलना में इस समय
अराजकता का माहौल ज्यादा था, लोगों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। लिखा हुआ है वेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना में 1,00,000 अश्वारोही और 60,000 हाथी। तो याद रखिएगा, वेनसांग यह बात कह रहा है, लिखा हुआ है, यह अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में कितने कितने थे? तो 1,00,000 पैदल और 60,000 हाथी, याद रखिएगा। हर्ष की सेना में नौसेना का अभाव था। जब ऊपर की तीनों बातें सही हो गई, पूछा जा रहा है असत्य, तो निश्चित रूप से यह गलत है कि हर्ष की सेना में नौसेना का अभाव था। नहीं, अभाव नहीं था, भाव था, मतलब नौसेना थी। हर्षवर्धन के पास नौसेना थी। तो प्रश्न बनता है, जानकारियां कहां से मिल रही है इस बात की कि हर्षवर्धन के पास नौसेना थी? इस बात की जानकारी बांसखेड़ा लेख से मिल रही है और मधुबन लेख से भी इस बात की जानकारी मिल रही है कि हर्षवर्धन के पास नौसेना थी। याद रहेगी बात? क्यों भाई? चले अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है कौन सा कथन असत्य है? हर्ष राज्य की आय को 4 भाग में बांटता था। इसके समय भू राजस्व की दर 1/6 थी। भूमि का अधिकांश स्वामित्व सामंतों के हाथ में था। हर्ष के समय बलि एक अनिवार्य कर था। बताएंगे। इत्मीनान से, बिना किसी जल्दीबाजी के शोभित जी आपने लिखा सी, बहुत बढ़िया। कैसे पता है भाई, पढ़ा है क्या पहले से? हर्ष राज की आय को 4 भाग में बांटता था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, ये तो बात सही लिखा हुआ है। कौन कौन से भाग में? क्या सरकारी या प्रशासनिक सरकारी कार्य करने में खर्च करता था? दूसरा, वेतन देने में करता था? तीसरा, विद्वानों को देने में करता था? चौथा, धर्म संप्रदायों को दान देने में करता था। तो ये 4 भाग। भू राजस्व की दर 1/6 थी, याद रख लीजिएगा। भूमि का अधिकांश स्वामित्व सामंतों के हाथ में था। बात बिल्कुल याद करने वाली बात है कि सामंती लक्षण बढ़ते जा रहे थे, विकेंद्रीकरण बढ़ता जा रहा था। राजा भले राजा है, महाराजा धीराज, इतने बड़े क्षेत्र में यह महाराजा धीराज हैं, लेकिन सामंती लक्षण की वजह से छोटे बड़े बहुत सारे सामंती क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो यहां का मुखिया कौन है? भले ही कहने के लिए हर्षवर्धन महाराजा धीराज है, लेकिन यहां का मुखिया कौन? यहां का राजा, मतलब सामंत जो है वह है ना भाई। तो भूमि का अधिकांश स्वामित्व तो सामंतों के अधीन था, हाथ में था। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह भी सही है। डी पे आते हैं। हर्ष के समय बलि जो था वह अनिवार्य कर था? नहीं, अनिवार्य नहीं। हर्ष के समय बलि यह एक धार्मिक कर होता था। याद रहेगी बात, धार्मिक कर। क्लियर है? कंपल्सरी नहीं था, धार्मिक कर था जी। चले अगले पे आएंगे। लिखा हुआ है कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, गलत।
वेनसांग सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का, जबकि बाण भट्ट वेनसांग तुला यंत्र का, जबकि बाण भट्ट घटी यंत्र और रहट का उल्लेख करता है। बाण भट्ट हर्षचरित में 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है। सीधे सीधे तथ्य बनेगा। वेनसांग थानेश्वर की समृद्धि का कारण यहां का व्यापार बताता है। बाण भट्ट उज्जैन के लोगों को करोड़पति बताता है। हाँ भाई, अब इनके विषय में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होगी। क्या हो जाएगा मैं बताता हूं, समझिएगा। बाण भट्ट, प्रश्न बनेगा, बाण भट्ट निम्नलिखित किस क्षेत्र के लोगों को करोड़पति बताता है? कोटयाधीश, कोटियाधीश, आधा ट है, कोटियाधीश, कोटिया का मतलब कोटि, 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 कोटि मतलब करोड़, ठीक है। उज्जैन के लोगों को करोड़पति बताता है, कोट्याधीश बताता है कौन? बाण भट्ट। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वेनसांग थानेश्वर के संदर्भ में कहता है कि थानेश्वर खूब समृद्ध है। क्यों भाई? वेनसांग कहता है इसकी समृद्धि का कारण यहां का व्यापार है। यह स्थल अपने व्यापार कार्य के लिए जाना जाता है, इस वजह से खूब समृद्ध है। बाण भट्ट, बी पे आते हैं। बाण भट्ट हर्षचरित में 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है बाण भट्ट। फिर प्रश्न बनेगा, वेनसांग वस्त्रों का उल्लेख करता है कि नहीं करता है? तो याद रखिएगा, वेनसांग भी रेशमी वस्त्रों का उल्लेख करता है, सूती वस्त्रों का उल्लेख वेनसांग भी वस्त्रों का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन कितने प्रकार का? तो भाई यह प्रकार की बात आती है तो 9 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख बाण भट्ट ने किया हुआ है। यह भी बात सही लिखा हुआ है। अब ए पे आते हैं। लिखा हुआ है वेनसांग सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जबकि बाण भट्ट घटी यंत्र और रहट का उल्लेख करता है। यही करना क्या है, इसको यहां कर देना है और इसको यहां कर देना है। अर्थात बाण भट्ट ने तुला यंत्र शब्द का प्रयोग किया है। बाण भट्ट ने तुला यंत्र शब्द का प्रयोग किया है सिंचाई के साधन के रूप में, जबकि वेनसांग रहट का और घटी यंत्र का उल्लेख किया है सिंचाई के साधन के रूप में। याद रहेगी बात? उल्टा है बिल्कुल। तो इस प्रश्न का गलत उत्तर क्या हो जाएगा? ए गलत रहा है। ये न जाने कितनी बार यह वाला प्रश्न पूछा हुआ है, न जाने कितनी बार। अच्छे से याद रखिए। पसंद आ रहा होगा तो निश्चित रूप से लाइक कमेंट आपकी ओर से लगातार होते रहना चाहिए। लाइक वाइक तो आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट आप लोगों के दिखाई देते नहीं है। क्लास करने वालों की संख्या तो खूब रहती है, लेकिन कमेंट बिल्कुल गायब रहते हैं। कल मिलते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। गुप्तोत्तर काल की सामाजिक स्थिति को लेकर के 3-4 प्रश्न के माध्यम से हम लोग पूरे समाज की स्थिति समझ लेंगे। कुछ प्रश्नों के माध्यम से, 4-5 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग गुप्तोत्तर काल की पूरी आर्थिक स्थिति को कवर कर लेंगे। तो पूरा हमारा यह गुप्तोत्तर काल ऐसे फिनिश हो जाता है। इसके बाद, कल के बाद फिर हम लोग पूर्व मध्यकाल के टॉपिक्स पे, पहले आपको बताऊंगा पूर्व मध्यकाल में क्या क्या चीजें अध्ययन के लिए होती हैं। ठीक है, तो हफ्ता 10 दिन पूर्व मध्यकाल के हर एक छोटे बड़े खंड उपखंड पर ऐसे ही हम लोग प्रश्नों के माध्यम से डिटेल जानकारी कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा
और दक्षिण भारत को ऐसे ही फिर बहुत बढ़िया किया जाएगा। मतलब जहां पे लोगों के हाथ तंग होते हैं, जहां पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उन सारे ऐसे छोटे बड़े टॉपिक्स पे हम लोग अपने आप को बहुत मजबूत कर लेंगे। अपने कमेंट निश्चित रूप से लिखा करिए, लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।